जी नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा चौधरी एक बार फिर से आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज जो है आदिकाल की हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसके अंतर्गत हमने 251 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। आज जो हम यहाँ आपके लिए लेकर आए हैं वो आदिकालीन साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो इनको हम देखने वाले हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। फिर अपनी क्लास को जो है कंटिन्यू कीजिएगा। और जो पहली क्लास को लेना चाहते हैं, वन लाइनर सीरीज़ है आदिकाल की, 251 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये कहिए आप कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी क्लास है। और जिन बच्चों का जहाँ पर भी साहित्य आपसे पूछा जाएगा वहाँ वो क्लास आपकी काम करने वाली है। आपका यूपी टीसीटी पीजीटी हो, DSSB हो या KVS NVS हो, EMRS हो, आपका जहाँ भी साहित्य आएगा आपसे वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंतर्गत है। तो आज हम आपके लिए तथ्य लेकर आए हैं, तो चलिएगा अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सारे ही फैक्ट इसके अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल की जो सर्वमान्य सीमा रखी गई है वो विक्रम संवत आपका 1050 से लेकर 1375 तक रखी गई है। और अगर ईस्वी में इसकी बात करते हैं तो 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी इसका समय रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकाल का सर्वमान्य नाम आदिकाल ही है। तो इसको ध्यान रखेंगे, आदिकाल का जो सर्वमान्य नाम है हजारी प्रसाद जी के अनुसार वो आदिकाल ही है। नेक्स्ट पॉइंट है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों तथा व्याघातों का युग कहने वाले आलोचक जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट, आदिकाल को अपभ्रंश का बढ़ाव या फिर विकसित रूप कहने वाले आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और डॉक्टर नगेंद्र ने भी इनका समर्थन किया है। सारे ही पॉइंट काफ़ी अच्छे हैं, आप चाहे तो इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर क्लास को 2 से 3 बार देख लीजिएगा तो आपके लर्न भी हो जाएंगे ये। नेक्स्ट पॉइंट है, आदिकाल या हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना गया है। सरहप्पा थे आदिकाल के या फिर हिंदी के प्रथम कवि। और नेक्स्ट है कि आदिकाल या हिंदी की जो प्रथम रचना है वो देवसेन की रचना है और जिसका नाम है श्रावकाचार। इसका समय आपका 933 ईस्वी माना गया है। श्रावकाचार का समय 933 ईस्वी है और ये रचना किसकी है? देवसेन जी की है। ये आदिकाल और हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अपभ्रंश में कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले दूसरे कवि कौन है? स्वयंभू हैं। और स्वयंभू ने पौमचरियों स्वयं लिखा है, स्वयंभू ने पौमचरियों को स्वयं ही लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी में दोहा और चौपाई कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा जी हैं। नेक्स्ट है, 84 सिद्धों का उल्लेख सबसे पहले ज्योतिश्वर ठाकुर के वर्णरत्नाकर से प्राप्त होता है। 84 सिद्धों का उल्लेख सबसे पहले ज्योतिश्वर ठाकुर के वर्णरत्नाकर से प्राप्त होता है और 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध लुईपा थे। 84 सिद्धों में जो प्रथम सिद्ध थे वे लुईपा थे। नेक्स्ट, सिद्धों का चरमोत्कर्ष काल 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य था। सिद्धों का चरमोत्कर्ष काल जो है वो 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य था। नेक्स्ट, 84 सिद्धों में साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान लुईपा का माना जाता है। 84 सिद्धों के अंतर्गत अगर साधना की दृष्टि से स्थान देखा जाए तो सबसे ऊंचा स्थान जो है वो लुईपा का ही है। और इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के शासक और मंत्री इनके क्या बन गए थे? शिष्य बन गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले प्रथम विद्वान हरप्रसाद शास्त्री थे। सिद्ध साहित्य का पता जिसने लगाया वो पहले विद्वान थे और उनका नाम था हरप्रसाद शास्त्री जी। नेक्स्ट है, सिद्धों में सबसे बड़े और अधिक रचनाएं करने वाले कवि कणहप्पा थे। इन्हें कृष्णप्पा के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने 74 रचनाएं लिखी हैं। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, सिद्धों में 4 योगिनियाँ थी। कितनी योगिनियाँ थी सिद्धों में? पूछा जा सकता है आपसे, तो क्या बताएंगे हम लोग? 4 थी। क्या नाम था उनका? लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा और खनकलापा तथा मेखलापा, ये इनके नाम थे। नेक्स्ट, सिद्धों में सहजयान और महासुखवाद के प्रवर्तक थे। सिद्धों में सहजयान और महासुखवाद के प्रवर्तक सरहप्पा थे। नेक्स्ट, वे रचनाकार
जो सिद्धों और नाथों में गिने जाते हैं, दोनों के अंतर्गत गिने जाते हैं, सिद्ध हो या फिर नाथ हो दोनों में ही आएंगे। तो वे कौन कौन है? मत्स्येंद्र नाथ है, जलंधर नाथ है, नागार्जुन है, चरपट नाथ है और गोरखनाथ है। और बेटा नागार्जुन जो है ना, इनको रसायनी के नाम से भी जाना जाता है। तो नागार्जुन को क्या बोला जाता है? रसायनी भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, नाथपंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ थे और नाथ साहित्य के प्रवर्तक की अगर बात करें तो यहाँ गोरखनाथ थे। तो ध्यान रखेंगे, जहाँ साहित्य आएगा गोरखनाथ जी आएंगे, और पंथ की अगर बात होती है तो मत्स्येंद्र नाथ आते हैं। नेक्स्ट, मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। आदिकाल में सर्वाधिक गद्य गोरखनाथ ने ही लिखा है। आदिकाल में जो सर्वाधिक गद्य लिखा गया है वो गोरखनाथ जी के द्वारा ही लिखा गया है। और मिस्र बंधुओं के अनुसार ये यानी कि गोरखनाथ जी प्रथम गद्य लेखक थे, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नाथपंथ में हठ योग साधना प्रणाली और 60 चक्रों वाले योग मार्ग के प्रवर्तक कौन थे भाई? गोरखनाथ जी। ठीक है, हठ योग प्रणाली के, और हठ योग प्रणाली तो LT ग्रेड 2018 में पूछा गया है आपसे, और 60 चक्रों वाले योग मार्ग के जो प्रवर्तक थे वो गोरखनाथ थे। नेक्स्ट, क्लास कैसी लग रही है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, गोरखनाथ की सबसे प्रमाणिक रचना कौन सी है? सब्दी। सबसे जो प्रमाणिक रचना है गोरखनाथ जी की वो सब्दी है। नेक्स्ट, रास साहित्य का प्रथम ग्रंथ रिपुदारण रास है, जो कि संस्कृत भाषा में है। ठीक है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश में रचित रास साहित्य से संबंधित प्रथम ग्रंथ जिनदत्त सूरी जी का है और नाम है उपदेश रसायन रास। इसका समय 1134 ईस्वी है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ शालिभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास, और इसका समय माना जाता है 1184 ईस्वी। कितना माना जाता है? 1184 ईस्वी। और नेक्स्ट देखिएगा, वज्रसेन सूरी की एक अन्य रचना इसी नाम की है, भरतेश्वर बाहुबली रास नाम की ही है, देखिएगा। और इसका नाम क्या है रचना का? जो वज्रसेन सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली घोर रास। इसका समय 1168 ईस्वी है। भरतेश्वर बाहुबली रास का समय 1184 ईस्वी है। इसके रचनाकार का नाम वज्रसेन सूरी है, और भरतेश्वर बाहुबली के रचनाकार का नाम क्या है? शालिभद्र सूरी। नेक्स्ट, राज परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य शालिभद्र सूरी द्वारा रचित पंच पांडव चरित्र रास है, और पंच पांडव चरित्र रास का जो समय है वो 1191 है। 1191। नेक्स्ट, अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य पौमचर्यो है। अपभ्रंश का जो प्रथम महाकाव्य है वो पौमचर्यो है, और किसकी रचना है पौमचर्यो? ये स्वयंभू की रचना है। जब वन लाइनर क्वेश्चन में करा रही थी वहाँ बहुत अच्छे से मैंने आपको कराए हैं सारे ही क्वेश्चन। काफ़ी कुछ तो आप यहाँ पर देखते ही आंसर भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य ये पृथ्वीराज रासो है, और प्रथम कवि की बात की जाती है, प्रथम कवि यानी कि महाकवि की अगर बात करते हैं तो वो है चंद्रबरदाई। और किसने माना है इनको? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है ये प्रथम महाकवि और प्रथम महाकाव्य। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य पिंगल शैली में लिखा गया है। कौन सी शैली में लिखा गया है पृथ्वीराज रासो को? पिंगल में। याद रखेंगे, प दोनों ही पास से में बनते हैं। यह ब्रज भाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। ब्रज भाषा का कौन सा रूप है? पिंगल, जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। नेक्स्ट, रासो परंपरा की प्रथम रचना दलपत विजय का खुमान रासो 9वीं शताब्दी है। ठीक है, रासो परंपरा की जो पहली रचना है वो है खुमान रासो, और किसकी रचना, इसकी रचना किसने की है? खुमान रासो की दलपत विजय ने की है। ठीक है, और ये ग्रंथ जो है खुमान रासो ये 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। नेक्स्ट, रासो ग्रंथ की परंपरा की समाप्ति किससे मानी जाती है? कौन से ग्रंथ पर रासो परंपरा की समाप्ति मानी जाती है? हमीर रासो पर। और हमीर रासो रचना किसकी है? अगर पूछ लिया जाए आपसे वन लाइनर में मैंने आपको बताया तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में मुझे।
चलिए लिख लीजिए इसको, सारंगधर की रचना है ये। हमीर रासो जो है वो सारंगधर जी की रचना है। नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट, अपभ्रंश की रचनाओं की समाप्ति नल सिंह भट्ट की रचना विजयपाल रासो से मानी जाती है। अगर बात करते हैं अपभ्रंश की रचनाओं की समाप्ति की, तो वो नल सिंह भट्ट की रचना है विजयपाल रासो, इसी पर मानी जाती है, विजयपाल रासो पर अपभ्रंश की समाप्ति। नेक्स्ट, आदिकाल में कई मंगल काव्य लिखे गए हैं और पृथ्वीराज रासो में विनय मंगल नाम का एक खंड है। पृथ्वीराज रासो में विनय मंगल नाम का एक क्या है, खंड है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा सर्ग समय कौन सा है भाई? आप जानते होंगे कितने सर्ग हैं, ये भी बताइए मुझे, कितने सर्ग हैं पृथ्वीराज रासो में? तो इसके अंतर्गत 69 सर्ग हैं, ठीक है, और इनको हम समय भी बोलते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा है कनवज युद्ध, इसके नाम से जाना जाता है, कनवज युद्ध के नाम से सबसे बड़ा सर्ग, जो पृथ्वीराज रासो का मूल कथानक माना जाता है, जिसको पृथ्वीराज रासो का मूल कथानक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पृथ्वीराज रासो में एक खंड कैमासवध है। क्या है? कैमासवध। और कैमास जो है ये मंत्री के कामांध हो जाने के कारण पृथ्वीराज ने उसका वध कर दिया था, ठीक है। कैमास मंत्री के कामंद हो जाने के कारण पृथ्वीराज ने उसका क्या कर दिया था? वध कर दिया था। कैमासवध जो है एक खंड है इसका, पृथ्वीराज रासो का। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम जय काव्य यानी कि जीत की गाथा कौन सा काव्य है? जय काव्य कौन सा काव्य है आपका? खुमान रासो। खुमान रासो को जय काव्य के नाम से जाना जाता है और इसके अंतर्गत जीत की गाथा है। क्या है? जीत की गाथा है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट, रासो ग्रंथ की श्रृंगारिक रचना, काव्य रचना बीसल देव रासो है। रासो ग्रंथ जो है इसकी श्रृंगारिक काव्य रचना कौन सा है? ग्रंथ बीसल देव रासो। नेक्स्ट पॉइंट, आदिकाल का क्रम बताना है। तो आदिकाल का जो क्रम है उसमें रास जैन साहित्य, रास जैन साहित्य आ जाएगा आपका, और इसमें सबसे पहले आपका आएगा फिर सिद्ध साहित्य, इसके बाद फिर नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य। और इस लौकिक साहित्य में दो भाग थे, एक प्रथम गद्य और दूसरा पद। तो इस तरीके से इसका क्रम चला हुआ है, रास, जैन और साहित्य। फिर साहित्य को भी इन्होंने डिवाइड कर दिया, किस किस में डिवाइड किया गया है साहित्य को इन्होंने किया है, एक सेकंड रुकिएगा, साहित्य को इन्होंने किया है आपका सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य के अंतर्गत, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑप्शन में आपका सिख साहित्य भी होता है कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत, मतलब साहित्य में कौन सा साहित्य नहीं था, तो सिख साहित्य यहाँ पर नहीं था, वो ऑप्शन में आता है, कई बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना उसको भी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, रास परंपरा की करुण रस प्रधान रचना बताना है, कौन सी है यहाँ पर? तो देखिए, रास जो परंपरा है इसकी करुण रस प्रधान रचना चंदन बाला रास है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी में श्रृंगारिक काव्यों की परंपरा का आरंभ हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संदेश रासक से माना जाता है, ठीक है। जो श्रृंगारिक काव्य परंपरा आरंभ हुई थी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उसको कहाँ से मानते हैं? संदेश रासक से मानते हैं। नेक्स्ट, हिंदी में मनोरंजन साहित्य लिखने वाले प्रथम कवि, मनोरंजन साहित्य को लिखने वाले प्रथम कवि कौन थे भाई? अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, ये भी अमीर खुसरो हैं भाई, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि भी अमीर खुसरो जी हैं। नेक्स्ट, अमीर खुसरो का पूरा नाम बताना है और बहुत बार पूछा जाता है, तो हम बताएंगे अब्दुल यामिनुद्दीन खुसरो। अब्दुल यामिनुद्दीन खुसरो जो है अमीर खुसरो का पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट, नक्सिक वर्णन परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है भाई? रोड़ा कवि की राउलवेल। नक्सिक वर्णन का जिसमें उल्लेख किया गया है कलचुरी राजवंश की 7 कन्याओं का, तो वो राउलवेल के अंतर्गत किया गया है। और राउलवेल जो है
वो रोड़ा कवि की रचना है। राउलवेल किस कवि की रचना है? रोड़ा कवि की रचना है। हिंदी चंपू परंपरा की, चंपू काव्य होता है, ठीक है, उसमें गद्य और पद्य दोनों मिक्स होते हैं, तो यही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि हिंदी चंपू काव्य परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है? तो रोड़ा कवि कृत राउलवेल है, ठीक है। ये यहाँ पर आप काव्य मेंशन कर लीजिए। हिंदी चंपू काव्य परंपरा की प्रथम रचना जो है वो रोड़ा कवि की राउलवेल है। नेक्स्ट पॉइंट, 12 मास का वर्णन सबसे पहले नेमिनाथ चौपाई अपभ्रंश में मिलता है। सब पूछा जा सकता है कि किस में मिलता है भाई 12 मासा का सबसे पहले वर्णन, तो क्या बताएंगे? नेमिनाथ चौपाई अपभ्रंश में बताएंगे। नेक्स्ट, हिंदी में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले बीसलदेव रासों में मिलता है। हिंदी में अगर बात करते हैं, अभी हमने जो ऊपर पढ़ा सारी चीज़ें ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ऊपर जो हमने पढ़ा है ये किस में पढ़ा है? अपभ्रंश भाषा में पढ़ा है। और यहाँ हम किस में पढ़ रहे हैं? यहाँ पर पढ़ रहे हैं हिंदी में, ठीक है। तो दोनों भाषाएं अलग हो जाती हैं। अगर अपभ्रंश की बात आती है तो नेमिनाथ चौपाई लगाएंगे। अगर अपभ्रंश में पूछा जाता है 12 मासा का वर्णन तो नेमिनाथ चौपाई लगाएंगे। और अगर हिंदी की बात हो रही है, हिंदी की अगर बात हो रही है तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? बीसलदेव रासो लगाएंगे, क्योंकि हिंदी में जो सबसे पहले वर्णन हुआ था 12 मासे का वो बीसलदेव रासो में हुआ था। और इसमें कार्तिक माह से, इसमें कार्तिक माह से 12 मासे का वर्णन मिलता है। और अगर पद्मावत की बात करते हैं वहाँ पर भी 12 मासा का वर्णन होता है। पद्मावत में आषाढ़ माह से शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी में कृष्ण काव्य का विषय बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन माने जाते हैं भाई? विद्यापति जी। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है पदावली है, ये मैथिल भाषा में लिखी गई है, मैथिली भाषा में। और इसी कारण विद्यापति को क्या कहा गया है? मैथिल कोकिल भी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य मानने वाले आलोचक कौन है? पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य मानने वाले आलोचक हैं नरोत्तम स्वामी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरोत्तम स्वामी हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो को सुखसुखी संवाद में मानने वाले आलोचक कौन है? तो सुखसुखी संवाद में इन्हें माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पृथ्वीराज रासो को सुखसुखी संवाद में मानने वाले आलोचक हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति की रचना कीर्तिलता को, कीर्तिलता किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। एक और रचना है इनकी विद्यापति जी की, कीर्ति पताका, ठीक है। तो कीर्तिलता की बात हो रही है यहाँ पर। कीर्तिलता को इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंगी भृंगी संवाद में रचित माना है। अगर पृथ्वीराज रासो की बात करें तो उसको किस संवाद में माना है? सुखसुखी संवाद में। और भृंगी भृंगी संवाद में किसको माना है? कीर्तिलता को माना है। पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रबरदाई का ग्रंथ है, कीर्तिलता जो है वो विद्यापति जी का ग्रंथ है। नेक्स्ट, विद्यापति ने कीर्तिलता में स्वयं को कीर्ति सिंह का खेलन कवि कहा है, ठीक है। विद्यापति ने कीर्तिलता में स्वयं को कीर्ति सिंह का क्या कहा है? खेलन कवि कहा है। ये कीर्ति सिंह के आश्रित कवि थे और इन्होंने इनका खेलन कवि कहा है स्वयं को। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यापति के द्वारा भगवान शिव की आराधना में रचित पद क्या कहलाते हैं? आपसे पूछा जा सकता है बिल्कुल क्वेश्चन कि विद्यापति जी ने जो शिव की आराधना जो कि इन्होंने कीर्ति पताका रचना में की है उसमें रचित पदों को क्या कहा जाता है? तो नचारी कहा जाता है, नचारी, ठीक है। नचारी इसका जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता को कहानी कहा है। विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता को क्या कहा है? कहानी कहा है। ये पूछा गया क्वेश्चन है आपसे। नेक्स्ट, मिथिला में विद्यापति को वैष्णव कवि नहीं मानता और न ही भक्त कहता है। तो ध्यान रखेंगे, मिथिला में विद्यापति को कोई वैष्णव कवि नहीं मानता है और न ही कोई भक्त कहता है। नेक्स्ट जो आगे पॉइंट दिया है वो है, बंगाल के लोग
विद्यापति को वैष्णव भक्त मानते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शन में देकर कि कहाँ के लोग विद्यापति को वैष्णव भक्त मानते हैं, तो आप क्या बताएंगे? बंगाल के लोग मानते हैं। नेक्स्ट, विद्यापति, मैथिल कोकिल, कवि राजशेखर या कवि शेखर और अभिनव जयदेव, कवि रंजन और आपका कवि कंठहर आदि नामों से जाने जाते हैं। इनको इतनी सारी उपाधियां मिली हुई थी। मैथिल कोकिल कहलाए पदावली के कारण, क्योंकि इन्होंने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की थी। कवि राजशेखर, अभिनव जयदेव, कवि रंजन, कवि कंठहार, ये इनको उपाधियां मिली थी। इन नामों से भी विद्यापति जी को जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कवि पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है। कवि पुष्पदंत ने स्वयं को क्या कहा है? क्वेश्चन आया था आपका एलटी में, ये भी उन्होंने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है। और आपका टीजीटी 2021 में जो पेपर हुआ था ना 2021 वाला, वो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था यूपी टीजीटी में। नेक्स्ट, आदिकाल में स्वयं को कवि कहने वाले कवि हैं। तो को आदिकाल में स्वयं को कुकवि कहलाने वाले कवि स्वयंभू जी हैं, ये भी याद रखेंगे। स्वयंभू ने आदिकाल में स्वयं को क्या कहा था? कुकवि की उपाधि दी थी इन्होंने। नेक्स्ट, आदिकाल की रचना भविष्यत कहा, जिसको भविष्यत दत्त कथा के नाम से भी जाना जाता है, में वणिक पुत्र की कथा, बहुविवाह के दुष्परिणामों और साध्वी तथा कुल्टा स्त्रियों में अंतर का वर्णन मिलता है। तो इसमें वर्णन आपको पता चला किस किस का वर्णन है? एक तो वणिक पुत्र की कथा है और एक बहुविवाह के दुष्परिणामों और साध्वी तथा कुल्टा स्त्रियों में अंतर का वर्णन इसमें किया गया है। और ये भविष्यत कहा या भविष्यत कथा किसकी रचना है, ये आप मुझे, मैं बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे किसकी रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है जैन सप्त क्षेत्रों का वर्णन, लक्ष्मी तिलक रचना, सप्त क्षेत्र त्रिरास 1270 ईस्वी में मिलता है। जैन सप्त क्षेत्रों का जो वर्णन है वो लक्ष्मी तिलक रचना है। इसके अंतर्गत सप्त क्षेत्र त्रिरास लक्ष्मी तिलक की रचना है। सप्त क्षेत्र त्रिरास ये 1270 ईस्वी की रचना है, इसके अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट, प्राकृत पेंगलम में पुरानी ब्रजभाषा, राजस्थानी खड़ी बोली, अवधी और मैथिली भाषा के तत्वों का मिश्रण है। नेक्स्ट पॉइंट, मौलाना दाऊद कृत, यानी कि मुल्ला दाऊद भी हम इनको बोलते हैं, इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है चंदायन, चंदायन की बात हो रही है। इसे प्रेम काव्य परंपरा का सुंदर ग्रंथ माना गया है। ये प्रेम काव्य परंपरा का एक सुंदर ग्रंथ है और यह रचना आदिकालीन होते हुए भी विषय और शैली की दृष्टि से भिन्न है। नेक्स्ट, आदिकालीन रचना जगत सुंदरी प्रयोगमाला वैदिक ग्रंथ है। क्या है? एक वैदिक ग्रंथ है जो जगत सुंदरी प्रयोगमाला है। ये एक वैदिक ग्रंथ है और इसके जो रचनाकार हैं वो अज्ञात हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जगनिक कृत परमाल रासों को आलाह के रूप में जाना जाता है। परमाल रासों को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने बताया है कि इसको आलाह के रूप में जाना जाता है। आलाह एक प्रकार का लोक गान है जिसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा है। तो वे प्रकरण कौन कौन से हैं उन्हें देखिएगा। पहला प्रकरण है आपका सामान्य परिचय, दूसरे प्रकरण में आता है अपभ्रंश काव्य और तीसरे प्रकरण के अंतर्गत आता है देश भाषा काव्य, चौथे प्रकरण के अंतर्गत आता है फुटकल रचनाओं की व्याख्या किया गया है। तो ये आते हैं चारों प्रकरणों के अंतर्गत। अब आदिकाल के महत्वपूर्ण कथन हैं तो इन्हें देख लीजिए। कथन और पंक्तियां जैसे सेम होते हैं इस तरीके से हैं। तो विद्यापति की बात करते हैं अगर पहले, तो इन्होंने कहा है देसिल बाना सबजन मिठा ते तई तैसन जप औ सब हव हट्टा। ये विद्यापति जी के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। तो नेक्स्ट विद्यापति की ही दी गई है, इनको भी देखिए। आद बदन सिसी विहिसी देखावली, आद पहिल निज बाहु, ये भी किसकी है? विद्यापति की है। कि
कीछु एक भाग बहा बलाहक, कीछु एक भाग बलाहक, झाप झापल कीछु ग्रासल राहु, झाछल गीछु कीछु ग्रासल राहु। तो ये वाली पंक्ति भी किसकी है? विद्यापति जी की है। विद्यापति की एक और पंक्ति है, पुरुष कहानी हो कहो जसु पथावई पुन। और एक पंक्ति और है इनकी कि कनक कदली पर सिंह समराल, ता पर मेरु सामने समाने, ता पर मेरु समाने। तो ये पंक्ति भी किसकी है? विद्यापति की है। और सरहपा जी की पंक्ति क्या है? पंडित साल सत्य बखाना, देही बुद्ध बसंत नहीं न जाना, देही बुद्ध बसंत न जाने। गोरखनाथ की सुनिएगा पंक्ति, गगन मंडल में ओंधा कुआं, गगन मंडल में ओंधा कुआं, तहाँ अमृत का बासा, तहाँ अमृत का बासा। और नेक्स्ट है, सगुरा होए सो भरी भरी पीवई, सगुरा होए सो भरी भरी पीवई, और निगुरा जाई प्यासा, और निगुरा जाई प्यासा। गोरखनाथ जी कहते हैं आगे कि सोवता अवधु जीवता मुवा, सोवता अवधु और जीवता मुवा, बोलता अवधु पयंजरई सुआ। गोरखनाथ की नेक्स्ट पंक्ति है, अभी अंतर की त्यागे माया, अभी अंतर की त्यागे माया, बुद्धिया मेटी सहज में रहिए, बुद्धिया मेटी सहज में रहे। नेक्स्ट स्वयंभू की पंक्ति है, राम कहा या राम कथा कहा या फिर कथा, इसको देख लीजिए, सरी यही सोहती, सरी यही सोहती। ये स्वयंभू की पंक्ति है। चरपटनाथ की पंक्ति के देखिए, किसका बेटा किसकी बहू, आप सवारत मिलिया सहू, आप सवारत मिलिया सहू। काफ़ी अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं। नेक्स्ट चरपटनाथ बोलते हैं, तांबा तूंबा ये दुई सूचा, तांबा तूंबा ये दुई सूचा, राजा हीते जोगी ऊंचा। और तांबा डूबई तूंबा तरई, तांबा डूबई तूंबा तरई, जीवई जोगी राजा मरई। ये पंक्ति है चरपटनाथ जी की। हेमचंद्र क्या बोलते हैं? और ये जो है आपकी लास्ट पंक्तियां हैं, तो इनको भी देख लीजिए। हेमचंद जी कहते हैं, भला हुआ जो मारिया बहिनी म्हारा कंतु, लज्जे जमतु वसियम अहू, जय भागा घर अंतु। ये थी हेमचंद जी की पंक्ति। तो कैसी आपको आज की हमारी क्लास लगी ये ज़रूर बताइएगा। आदिकाल आपका समाप्त हो जाता है पूरे तरीके से। अब जो हमारी नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चंस की क्लास आएगी तो वो आएगी भक्ति काल की, तो आप उससे भी जुड़ना मत भूलिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास के साथ में, और प्रतिज्ञा सीरीज के साथ में भी मिलेंगे आपसे, उसकी भी क्लास आने वाली है। तो बने रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। चलिएगा, मिलते हैं, बाय बाय।